प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक कालीन समाज की, यानी आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस संदर्भ में? जैसे मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा कि वैदिक जो सभ्यता है, आर्य जो सभ्यता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इन दो भागों में बांटने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है? वो इसलिए बांटा गया है कि जो भौगोलिक कारण है, विस्तार को लेकर है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इनको लेकर जो पहला चरण है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें पर्याप्त भिन्नताएं, असमानताएं नजर आती हैं। इसीलिए इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे तुलनात्मक रूप से, ऋग्वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज कि किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, क्या अंतर हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक समाज। पहला पॉइंट हमारा वैदिक समाज, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम ऋग्वैदिक कालीन समाज। तो जैसा कि हम देखते हैं, शुरुआत में जब आर्य भारत में आए, क्योंकि वो बाहर से आए थे, तो बाहर यहाँ के मूल निवासियों के साथ उनको संघर्ष करना पड़ा, और उस कड़े संघर्ष के बाद अनार्यों, जो मूल निवासियों को पराजित करके वो यहाँ बसने में, उनको परास्त करने में सफल हुए। तो प्रारंभ में आर्य विदेशी होने के नाते उनमें आपस में भाईचारा, प्रेम, एकता, सामंजस्य, सहयोग की भावना होना स्वाभाविक था। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में आर्यों के जीवन में, समाज में कोई मतभेद, भेदभाव, वर्ग, जाति कुछ भी नहीं था। सभी आर्य समान माने जाते थे, इसलिए कोई जाति, वर्ग कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखते हैं, तो उसमें हमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन इसका आधार क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, या वर्णों के विभाजन का आधार क्या है, इसमें हम विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल इतनी बात करेंगे कि जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, जिसके तहत सभी आर्यों ने तय किया कि आपस में अनावश्यक, या यूँ कहें कि प्रतिस्पर्धी, ये एक दूसरे को पछाड़ कर, नीचा दिखाकर जो प्रतिस्पर्धा थी, वो उनसे बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर कि चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अपने अपने कार्यों के हिसाब से कोई भी किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता है। तो ऋग्वैदिक काल में अगर वर्ण व्यवस्था की बात भी करें, पहली बात तो यह कि पूरी तरह से ये अस्तित्व में नहीं आई थी, व्यवस्थित नहीं थी। फिर भी ब्रह्म, क्षत्र जो वर्ण हमें दिखाई देते हैं, उनके बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो लचीली थी, सरल थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में आ जा सकता था, कोई भी किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता था, वर्ण परिवर्तन संभव था। तो ये श्रम विभाजन पर आधारित थी, कोई जाति वर्ग के आधार पर नहीं थी, और कर्म के सिद्धांत पर आधारित थी। अगर यही चीज हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था वो कैसा था, तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में कोई जाति, वर्ण व्यवस्था जा कुछ नहीं था, वर्ग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम जो देखते हैं कि जो उनका समाज था आर्यों का, उसमें जो वर्ण व्यवस्था को हम देखते हैं, उसने पूरी तरह से एक व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। वो स्थायी रूप से व्यवस्थित हो गई, और विभिन्न वर्णों के नियम, कायदे, शर्तें, कानून, कायदे, कर्तव्य आदि नियम तय कर दिए गए। और अब वर्ण परिवर्तन, जो वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, अब उसको जन्म पर आधारित कर दिया गया। अब वर्ण परिवर्तन करना लगभग असंभव हो गया। हालांकि यह मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी कुछ सीमा तक है, प्रारंभ में वर्ण परिवर्तन संभव था, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल के अंत तक जाते जाते हम देखते हैं तो वर्ण परिवर्तन असंभव हो गया, और हमें स्पष्ट रूप से वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, जो बाद में जातियों के रूप में परिवर्तित हुई। और इसी काल में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो स्थायी रूप लिया ही, जन्म पर आधारित होगी कर्म के स्थान पर। अब विभिन्न वर्णों में मतभेद दिखाई देते हैं,
उनके अंतर्गत भेदभाव की भावना दिखाई देती है, छुआछूत की भावना दिखाई देती है, खान पान पर प्रतिबंध दिखाई देता है, वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध दिखाई देता है। ये उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण की बातें हैं। 7वीं 8वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व के लगभग की। वहाँ उस वैदिक समाज में जटिलताएं, छुआछूत, भेदभाव वगैरह जो दूषित जटिलताएं हमें दिखाई देती हैं। हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो सामाजिक जीवन के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है परिवार। तो हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन परिवार कैसा था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो परिवार था वो था पितृ सत्तात्मक। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि परिवार पितृ सत्तात्मक नहीं होकर मात्र सत्तात्मक था, माता की प्रधानता थी। लेकिन जो आर्यों का जो समाज था, वैदिक जो समाज था, उसमें पिता की प्रधानता थी, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। और वही परिवार का मुखिया होने के नाते उसको गृहपति भी कहा जाता था, और गृहपति होने के नाते संपूर्ण परिवार की संपत्ति का स्वामी भी माना जाता था। और सब परिवार के सभी सदस्यों को पिता के आदेशों की पालना करनी अनिवार्य थी। ऐसा नहीं करने पर पिता परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था। लेकिन ऐसा कुछ अपवाद स्वरूप ही उदाहरण मिलते हैं, वरना पारिवारिक सदस्यों के बीच जो आपसी संबंध थे सौहार्दपूर्ण थे, प्रेम पूर्वक थे, सम्मान पूर्वक थे। परिवार का मुखिया होने के नाते पिता परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, लालन पालन, उनके भोजन, उनके वस्त्र आभूषण आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर दूसरी बात है कि परिवार कैसे थे। पितृसत्तात्मक पितृमूलक तो थे ही, लेकिन परिवार संयुक्त परिवार थे, यानी एक ही परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते थे। माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, बुआ ताई, दादी दादा आदि वगैरह, यानी संयुक्त परिवार विद्यमान थे। हम बात करते हैं परिवार की उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में, उत्तर वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में। तो उत्तर वैदिक काल में भी परिवार में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। संयुक्त परिवार थे, पिता ही परिवार का मुखिया होता था, गृहपति होता था, उसके आदेशों की पालना करनी पड़ती थी। लेकिन हमें जो एक परिवर्तन दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है उत्तर वैदिक कालीन परिवार में कि अब पिता के जीवित रहते हुए भी संपत्ति को लेकर पारिवारिक सदस्यों में मतभेद दिखाई देता है, और पिता के जीवित रहते हुए भी कुछ पुत्र परिवार से अलग रहने लगे थे। यानी संयुक्त परिवार की जो प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, उसमें हमें विघटन की शुरुआत दिखाई देती है। पारिवारिक सदस्यों में वैमनस्य या तनाव या यूँ कहें कि अलगाव की भावना का कुछ हद तक बीजारोपण हो चुका था, और संयुक्त परिवारों के टूटने की परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार विद्यमान थे, और संयुक्त परिवार को जो एक रखने का जो मुख्यतः दो बातों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थी कि एक तो सामूहिक संपत्ति और जीवन की सुरक्षा, दूसरा उद्योग धंधे, कुटीर लघु उद्योग, जो कृषि पशुपालन कुटीर उद्योग धंधे में जो सामूहिक श्रम यानी अधिक हाथों की यानी श्रम की आवश्यकता ने भी संयुक्त परिवारों को विघटित होने से बचाया। परिवार के बाद हम बात करते हैं कि तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति की कि स्त्रियों का स्थान, अर्थात समाज में परिवार में महिलाओं का स्थान कैसा था। जैसे समाज हो गया, परिवार हो गया, अब जो समाज और परिवार था उसमें महिलाओं अर्थात स्त्रियों का स्थान कैसा था। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं को, स्त्रियों को सम्मान पूर्वक सम्मानित स्थान प्राप्त था। परिवार में भी स्त्रियों का सम्मान उच्च था। वे पति की अर्धांगिनी तथा गृह स्वामिनी मानी जाती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है, पत्नी ही आनंद है। जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होती है। ऐसे अनंत प्रमाण वैदिक मंत्रों साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं। स्त्रियां यज्ञ याजन में, धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था, जिसके कारण ऋग्वेदिक काल में घोषा, अपोला, लोपा मुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां हुई जिन्होंने वैदिक ऋचाओं मंत्रों की रचना की। उपनिषदों में भी ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे जनक की राजसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ एक अत्यधिक वाद विवाद में भाग लिया था, शास्त्रार्थ किया था। इसके अलावा मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्री उत्तरवैदिक काल की देन थी। उत्तरवैदिक काल में भी स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। धर्म सूत्रों में भी स्त्रियों के प्रति उदार हुक्म बनाया गया है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा हुआ मिलता है कि चाहे पत्नी दोषी हो, झगड़ालू हो, चली गई हो, उसके साथ बलात्कार हुआ हो, उसको त्यागा नहीं जाएगा। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तरवैदिक काल में भी स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। माता के पद को बहुत ऊंचा और पवित्र समझा जाता था। वशिष्ठ सूत्र में माता का स्थान उपाध्याय, आचार्य, पिता से श्रेष्ठ माना गया है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम भाग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देती है। यानी जो स्थान महिलाओं को, स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में प्राप्त था, वो स्थान महिलाओं को उत्तर वैदिक काल में प्राप्त नहीं था। विशेषकर उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई थी। पुत्री की तुलना में पुत्र का स्थान महत्वपूर्ण माना जाने लगा। अथर्ववेद में पुत्री के स्थान पर खिन्नता प्रकट की गई है। इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर पुत्री के लिए कर्पण शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में कन्याओं को बेचने, दहेज लेने के भी उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से मना किया जाने लगा और परिवार में धार्मिक कार्यों में स्त्री के स्थान पर पुरोहित को बुलाया जाने लगा। स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे और ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती। यानी ये भी एक महिलाओं को दबाने का प्रयास माना जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि इस पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो पुत्री का जन्म ही दुख का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का दोष माना गया है। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम भाग, अंतिम चरण है, उसमें महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई थी। परिवार में स्त्री का मुख्य कार्य घर का प्रबंध, बच्चों का लालन पालन, परिगृहस्थी के अन्य कामों के साथ दाना बुनना। ऋग्वेद में उन्हें अग्नि देवता के समान कहा गया, उषा देवी के समान गौरव प्रदान किया गया है आदि। यानी हम जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उत्तर वैदिक, ये अपने वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक सभ्यता में जो 1500 से 1000 है, उसमें महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। और उत्तर वैदिक कालीन जो वैदिक सभ्यता थी, जिसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व की अपन बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दिखाई देती है। और विशेषकर उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई थी। अब बात करते हैं चौथा जो पॉइंट अपना सामाजिक संदर्भ में, वह है विवाह। आर्यों के जीवन, विशेष ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं पहले हम। वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्यों में पारिवारिक सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा तथा लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए संतान उत्पत्ति की तीव्र इच्छा ने या कामना ने विवाह को एक अनिवार्य संस्कार या अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा समस्त यज्ञ विधि विधानों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक समझा जाती थी। इस वजह से भी विवाह एक अनिवार्य संस्था बन गई। विवाह के पहले आजकल की भांति दोनों पक्षों के, वर और वधू, दोनों पक्ष, लड़के और लड़की, यानी वर और वधू के चारित्रिक और शारीरिक सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते थे। सामान्यतः माता पिता ही विवाह तय करते थे, लेकिन कुछ स्थानों पर हमें वर और वधू द्वारा स्वयं भी वर चुनने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विवाह का दिन निश्चित हो जाने के पश्चात बारात वधू के घर के लिए प्रस्थान करती थी और
अब बारातियों का आदर सत्कार किया जाता था। विवाह के संस्कार संपन्न होने के बाद वर वधु का हाथ पकड़कर अग्नि के समक्ष परिक्रमा करता था। पाणी ग्रहण में अग्नि परिक्रमा के पश्चात वर वधु पति पत्नी बनते थे और पति पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाता था। इस अवसर पर वर वधु यानी पति पत्नी के दीर्घ सुखी एवं सौहार्दपूर्ण जीवन के साथ पुत्र पौत्रों वाला होने के लिए प्रार्थनाएं शुभकामनाएं दी जाती थी। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में भाई बहन, ऋग्वेदिक काल की अपन बात करते हैं तो भाई बहन पिता पुत्री के मध्य विवाह प्रतिबंध थे, यानी उनमें विवाह नहीं हो सकता था। लेकिन हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में विवाह को लेकर, तो उनमें और अन्य प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसे अपन गोत्र व्यवस्था की बात करते हैं तो गोत्र व्यवस्था भी उत्तर वैदिक कालीन देन है। तो सगोत्र, सपिंड, सपरवर या एक ही कुल, एक ही इनमें पिंड में, सपवर में, सगोत्र में विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सूत्र काल में इन पर स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया गया। विवाह के मामले में जन्म को प्राथमिकता दी जाने लगी, अर्थात पहले बड़े लड़के लड़की का विवाह होता था, उसके बाद छोटों का नंबर आता था। वैदिक युग में सामान्यतः सजातीय विवाह ही होते थे। ऋग्वेद में अंतर्जातीय विवाहों के उदाहरण भी मिलते हैं। अंतर्जातीय उदाहरण अर्थात अंतर्वर्ण विवाह। अंतर्वर्ण विवाह दो प्रकार के हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वो विवाह है, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हम यथास्थान और चर्चा करेंगे। अनुलोम विवाह वो है जिसमें उच्च वर्ण के लड़के का निम्न वर्ण की लड़की के साथ जो विवाह होता है उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। इस विवाह के उदाहरण हैं राजा पुरु मित्र की कन्या कमुदु तथा ब्रह्म ऋषि शयास्व और राजा रथविति की कन्या दार्मिक के विवाहों का उल्लेख मिलता है। प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं तो प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह का ठीक विपरीत है, अर्थात उच्च वर्ण की लड़की अर्थात कन्या का निम्न वर्ण के लड़के के साथ जो विवाह होता है जिसमें लड़का निम्न वर्ण का हो और लड़की उच्च वर्ण की हो, उन्हें प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, शूद्र वर्ण के लड़के का क्षत्रिय वैश्य या क्षत्रिय कन्या के साथ ब्राह्मण कन्या के साथ जो विवाह है वो प्रतिलोम विवाह माना जाता था। यानी निम्न वर्ण के लड़के का उच्च वर्ण की लड़की के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह था और इनको प्रतिबंधित बताया गया है। लेकिन इस प्रकार के विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ और ब्राह्मण कन्या शाश्वती का राजा असंग के साथ विवाह किया गया था। इसलिए जो आर्यों ने ब्राह्मण वर्ण ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अनुलोम विवाहों को मान्यता दी और प्रतिलोम विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर अपन बात करते हैं कि वैदिक काल में बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाहों के उदाहरण नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। छांदोग्य उपनिषद के एक संकेत के आधार पर शंकर महोदय ने सिद्ध किया है कि उस युग में बाल विवाह होते थे, लेकिन ये मत मान्य नहीं है। सामान्यतः एक ही स्त्री रखने यानी एक ही पत्नी रखने की परंपरा थी, लेकिन फिर भी एक से अधिक पत्नियों को रखने यानी बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। कुछ समृद्ध और ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण हरिश्चंद्र नामी व्यक्ति की 100 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, परंतु एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते थे। उत्तर वैदिक काल के उपयुक्त उदाहरण धनी और राजवंशीय लोगों के ही है। साधारणतः जो सामान्य मनुष्य थे, मानव थे, लोग थे, वो एक पति और एक पत्नी विवाह ही करते थे। अगर इन हम बात करते हैं जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण आदि की, तो इनमें भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। वो जैसे हम करते हैं वस्त्र आभूषण की, तो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करने के उल्लेख मिलते हैं।
वास, अधिवास और एक शोल की तरह नीवी, वास, नीवी, वास और अधोवास। कमर से नीचे लपेटा जाने वाला, कमर से ऊपर पहना जाने वाला और ऊपर शोल की भांति ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। तो खान पान की बात करते हैं तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आमोद प्रमोद की बात करते हैं तो आर्यों का जो जीवन था वो प्रवृत्ति मार्गी धर्म था, यानी वो संपूर्ण जीवन के सुखों को भोगने की कामना करते थे, न कि त्यागने की। इसलिए उनके जीवन में आमोद प्रमोद, उल्लास, मनोरंजन का विशेष स्थान था। मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को लड़ाना, शिकार करना, मछली पकड़ना, घुड़सवारी करना, खिलौने, शतरंज, पासा आदि उनके महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे। बच्चों के लिए भी मनोरंजन के पर्याप्त साधन थे। स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार प्रिय थे, आभूषण प्रिय थे। कंठार, भुजबंद, बाजूबंद, कड़ा, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि पहनने का शौक था। इस प्रकार जो आर्यों का सामाजिक जीवन था वो सुखी, समृद्ध, सरल एवं उन्नत किस्म का था। धन्यवाद।